कहानी का आगाज 1917 से होता है, जब बरतानवी फौज जर्मनी के खिलाफ एक खूनरेज जंग लड़ रही होती है। उसी जंग के दौरान बरतानवी फौज का एक कैप्टन बुरी तरह जख्मी हो जाता है, क्योंकि इसके जिस्म में कई गोलियां लग चुकी होती हैं। डॉक्टर फौरन इसका इलाज शुरू करते हैं और एक एक करके गोलियां निकालने लगते हैं। लेकिन अचानक इन्हें एक ऐसी चीज मिलती है जो सबको हैरान कर देती है। बाकी गोलियों के दरमियान एक बड़ी सिल्वर की गोली फुंसी हुई होती है, जिसका साइज आम गोलियों से काफी मुख्तलिफ था। ये मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। उसी दौरान जख्मी कैप्टन आखिरी बार कुछ कहने की कोशिश करता है। वो धीमी आवाज में सिर्फ सिल आइन कह पाता है, लेकिन उससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर पाता, वो वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद कहानी एक लड़की की तरफ मुंतकिल होती है, जो किसी खास मकसद के लिए एक जगह पर पहुंची होती है। मगर अगले ही लम्हे कहानी 35 साल पीछे यानी माजी में चली जाती है, जहां यही लड़की अभी एक मासूम बची होती है और इसका बड़ा भाई एडवर्ड हमेशा की तरह इसे तंग करने में मसरूफ होता है। तभी उनकी मोम वहां आ जाती हैं और एडवर्ड को जोर से डांट देती हैं। यहीं से पता चलता है कि उन दोनों बच्चों के डैड इस पूरे टाउन के सबसे ताकतवर आदमी हैं और पूरा टाउन इन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन उनके डैड की एक बहुत बुरी आदत थी। वो गरीब लोगों की जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे और किसी की एक नहीं सुनते थे। उसी दौरान इस टाउन के करीब एक पुरस्कार कबीला आकर रहने लगता है। इस कबीले की सरबराह एक औरत होती है। वो अपने एक आदमी की डेड बॉडी को लेकर कुछ अजीब काम कर रही थी। वो इस डेड बॉडी का जबड़ा निकालकर चांदी यानी सिल्वर का एक नया जबड़ा बनाती है। फिर इसके अंदर चांदी के नोकीले दांत भी फिट कर देती है। इसके बाद वो कबीले की औरत इस सिल्वर जबड़े पर कोई खतरनाक काला जादू और रेचूल करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ एडवर्ड और इसकी बहन चुपके से अपने डैड और टाउन के लोगों की बातें सुन रहे थे, जहां वो लोग उसी कबीले के बारे में ही बात कर रहे थे। एक आदमी एडवर्ड के डैड को बताता है कि कबीले के वो लोग यहाँ की जमीनों को अपना बता रहे हैं, जिन पर अब हमारा कब्जा है। जिस पर टाउन के हेड यानी एडवर्ड के डैड गुस्से में कहते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो। वो अपने गुंडों को भेजकर इस कबीले के मासूम लोगों पर अचानक हमला करवा देते हैं। इस हमले में कबीले के बहुत से लोगों को बेरहमी से जान से मार दिया जाता है। जब कबीले की हेड यानी वो औरत जो जादू कर रही थी अपने साथियों के साथ वहां से चुपचाप भागने की कोशिश करती है, तो वो पकड़ी जाती है। गुंडे इसे पकड़कर सीधा एडवर्ड के डैड के पास लाते हैं। एडवर्ड के डैड इस औरत के पास वो सिल्वर का जबड़ा देख लेते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम इस टाउन में काला जादू नहीं कर सकती। तुमने ये बहुत ही बुरी हरकत की है, इसलिए तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी। इसके बाद वो फौरन अपने आदमियों को हुक्म देता है कि इस औरत को सिल्वर के जबड़े समेत जिंदा ही दफन कर दो। मगर जिंदा दफन होने से पहले ही वो औरत जादुई मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। अब टाउन में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम जून था। वो यहाँ उसी पुराने कबीले की हसटरी को ढूंढने आया था। अपने इस मकसद के लिए वो टाउन के एक पुलिस ऑफिसर से मिलता है जो इसका पुराना साथी था। इधर एडवर्ड को अपनी बहन की तरह ही बहुत डरावने सपन आ रहे थे। एक दिन सपन में जब वो खेल रहा था तो अचानक उसे कुछ पुरानी बात याद आती है। वो नींद में ही उठकर उसी जगह पर जाता है और वहाँ की जमीन को खोदने लगता है। जमीन खोदते ही वो उसी जादुई सिल्वर जबड़े को बाहर निकाल लेता है। तभी एडवर्ड को उसी कबीले की औरत की रूह अचानक अपने सामने नजर आती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह चीख उठता है। असल में एडवर्ड नींद में चलने की बीमारी की वजह से वहां पहुंच गया था। इसके चलाने की आवाज सुनकर इसकी मोम और बहन भागती हुई आती हैं और इसे संभालकर घर के अंदर ले जाती हैं। अगले दिन एडवर्ड और इसकी बहन टाउन के बाकी बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी एडवर्ड का एक दोस्त सब बच्चों को उसी वीरान जगह पर लेकर जाता है। वो सब बच्चों से पूछने लगता है कि तुम में से किस किस को रात में डरावने सपन नजर आते हैं, और क्या तुम लोग सपन में वो सिल्वर का जबड़ा भी देखते हो। ये सुनकर सभी बच्चे हाँ बोलते हैं और अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। इसका मतलब था कि इस टाउन के सारे बच्चों को उसी जादुई जबड़े के ही सपन आ रहे थे। उसी दौरान अचानक एडवर्ड के इस दोस्त की हालत बुरी तरह बिगड़ने लगती है। वो बहुत ही अजीब और वहशियाना बर्ताव करने लगता है। वो अचानक एडवर्ड को पकड़ता है और इसकी गर्दन पर बुरी तरह काट लेता है। ये हौलनाक मंजर देखकर बाकी सभी बच्चे खौफ के मारे वहां से भाग जाते हैं। एडवर्ड की बहन जल्दी से घर आकर अपनी माँ को बताती है कि एडवर्ड को बहुत गहरी चोट लगी है और वो बेहोश पड़ा है। ये सुनते ही इसके डैड फौरन भाग कर जाते हैं और एडवर्ड को उठाकर घर लाते हैं। लेडी डॉक्टर जब एडवर्ड को चेक करती है तो वो बताती है कि इसकी गर्दन पर किसी के काटने के निशान हैं और वो निशान काफी बड़े हैं, जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे काटा हो। रात को एडवर्ड की बहन सो रही होती है कि इसे एक बहुत डरावना ख्वाब आता है कि कोई चीज उसे पकड़ने आ रही है। डर की वजह से अचानक इसकी आंख खुल जाती है। तभी इसे बराबर वाले कमरे से एडवर्ड के चलाने की अजीब आवाज आती है। वो जब एडवर्ड के कमरे में जाकर देखती है तो वो बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि एडवर्ड के जिस्म से अजीब तरह के नोकीले टेंटिकल्स यानी काले साए निकलकर उसके पूरे जिस्म को जकड़ रहे थे। एडवर्ड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। ये खौफनाक मंजर देखकर वो लड़की चलाती हुई कमरे से बाहर भाग आती है। उसकी आवाज सुनकर मोम और डैड भी गहरी नींद से जाग जाते हैं।
लेकिन जब वो सब मिलकर एडवर्ड के कमरे में चेक करने आते हैं तो वहाँ बिस्तर बिल्कुल खाली था और एडवर्ड वहाँ कहीं भी नहीं मिलता। वो पुरस्कार तरीके से गायब हो चुका था। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर साइंटिस्ट जून के पास जाता है। वो उसे बताता है कि टाउन के हेड का बेटा एडवर्ड अचानक गायब हो गया है और मुझे पक्का यकीन है कि इस बात का ताल्लुक उसी पुराने कबीले और काले जादू से जरूर है। अब एडवर्ड की बहन अपने नौकर को साथ लेकर चर्च में जाती है। वहाँ पर एडवर्ड का वही दोस्त पहले से ही मौजूद था जिसने एडवर्ड को काटा था। लड़की इस बच्चे से पूछने लगती है कि एडवर्ड कहाँ है। इस पर वो मासूम बच्चा कहता है कि मुझे खुद नहीं पता। दरअसल इस बच्चे को खुद याद ही नहीं था कि इसने एडवर्ड को काटा है, क्योंकि जब उसे होश आया था तो वो खुद वहाँ अकेला था। तभी वहाँ चर्च में इन्हें कबीले की एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें उस सिल्वर जबड़े की पूरी हस्टरी लिखी थी। इसमें लिखा था कि ये जादुई जबड़ा कई हाथों से घूमता हुआ जब एक जादूगर औरत को मिला तो उसने उसे चांदी का जबड़ा बना दिया, लेकिन बाद में इस पर खतरनाक काला जादू करके उसे हमेशा के लिए शराब यानी एक अबरतनाक शराब दे दिया गया। ये सब पढ़कर वो बच्चा बुरी तरह डर जाता है। वो समझ जाता है कि ये वही मनहूस जबड़ा है जिसकी वजह से उसने एडवर्ड को काटा और एडवर्ड के गायब होने की वजह भी यही काला जादू है। ये पढ़कर वो बच्चा हैरान रह जाता है और फौरन चर्च से बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर देखता है अचानक इसे घने जंगल के बीच से क्रीचर इस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो एडवर्ड का दोस्त वहां से भाग पाता वो जान बचाने के लिए एक जगह पर आकर छप जाता है, लेकिन वो खतरनाक क्रीचर उसे पहले ही देख चुका था। वो क्रीचर इस छपी हुई जगह पर आकर अचानक हमला कर देता है और इस बार वो एडवर्ड का दोस्त की जान ही ले लेता है। अब साइंटिस्ट जून और इसका साथी पुलिस ऑफिसर एडवर्ड के डैड से मिलने आते हैं। वो उनसे एडवर्ड और टाउन में चल रही उन अजीब चीजों के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर एडवर्ड के डैड इन्हें जंगल के अंदर लेकर जाते हैं। वहां वो उन दोनों को एडवर्ड के उसी दोस्त की लाश दिखाते हैं, जिसकी हालत देखकर वो दोनों बुरी तरह शाक रह जाते हैं। अगले दिन ही जून अपनी इन्वेस्टिगेशन यानी छानबीन शुरू कर देता है। वो एक बार फिर एडवर्ड के डैड से सख्ती से पूछताछ करने लगता है। तब एडवर्ड के डैड डरकर उसे कबीले के लोगों की पुरानी सच्चाई बता देते हैं। इसके बाद जून एडवर्ड के कमरे और पूरे घर को बारीकी से चेक करता है, जहां उसे कमरे के दरवाजे पर किसी के हाथ के अजीब से निशान मिलते हैं। वो उन निशानों के सैंपल अपने पास रख लेता है ताकि उन पर मजीद रिसर्च कर सके। अब रात को जून को भी टाउन के बाकी लोगों की तरह ही बहुत अजीब और डरावने सपन आने लगते हैं। सपन में वो देखता है कि एक भूतनुमा औरत बाहर आकर उसे वही जादुई सिल्वर जबड़ा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी वहां अचानक जून की वाइफ और बेटी आ जाते हैं और उनके पीछे एक लटका हुआ पुरस्कार आदमी आकर उन दोनों को पकड़ लेता है। ये खौफनाक मंजर देखकर जून इतना ज्यादा डर जाता है कि अचानक इसकी आंख खुल जाती है और वो जाग जाता है। जून लैब में जाकर इस ब्लड सैंपल को मजीद टेस्ट करने के लिए अपना खून इस सैंपल के साथ मिला देता है। तभी वहाँ एक बहुत ही अजीब चीज होती है। इस ब्लड सैंपल के सेल्स जून के खून के अच्छे सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं और उसे भी अपने अंदर शामिल कर लेते हैं, यानी वो खून इंसान के अच्छे सेल्स को भी अपने जैसा वायरस बना रहा था। जून समझ जाता है कि सच में ये किसी इंसान का खून नहीं है। अभी वो इस पर रिसर्च कर ही रहा था कि उसे बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। जून जब खिड़की से झांक कर बाहर देखता है तो इसे अंधेरे में वही डरावना क्रीचर नजर आता है। अगले दिन टाउन के हेड यानी एडवर्ड के डैड सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं। उनकी मोम लोगों को बता रही थी कि टाउन में एक क्रीचर घूम रहा है जो बहुत खतरनाक है। हमने छानबीन करके पता लगवाया है कि उसी ने एडवर्ड के दोस्त को मारा है और अब वो हमारे लिए भी बड़ा खतरा है। इसकी बात को आगे बढ़ाते हुए जून बोलता है, इसलिए आप सब लोग अपने अपने घरों में रहें और दरवाजों को लॉक रखें, क्योंकि वो क्रीचर मैंने खुद भी देखा है। अब टाउन के 3 लोग किसी काम से अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। वहां अचानक वो क्रीचर उन पर हमला कर देता है। वो 2 आदमियों को वहीं मार डालता है जबकि एक लड़की को बुरी तरह जख्मी कर देता है। जून फौरन वहां पहुंचकर इस जख्मी लड़की को बचाता है और इसे आजाद करवा के किसी तरह टाउन में वापस ले आता है। वो लड़की अपने साथ हुआ सारा हौलनाक मंजर टाउन के लोगों को बता देती है। अगले दिन जून और एडवर्ड के डैड इस जख्मी लड़की के घर आते हैं, पर वो वहां अपने बिस्तर पर नहीं थी। और तो और घर के दरवाजे पर भी बिल्कुल वैसे ही हाथ के अजीब निशान बने हुए थे जैसे एडवर्ड के कमरे पर थे। ये देखकर जून एडवर्ड के डैड से कहता है कि अब टाउन के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, इसलिए हमें सब लोगों की जान बचाने के लिए इन्हें चर्च के अंदर ही रखना चाहिए। दूसरी तरफ वो जख्मी लड़की जंगल में अकेली भाग रही थी और इसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो दर्द से जोर जोर से चलाने लगती है क्योंकि इसके जिस्म से भी अब वही काले टेंटिकल्स यानी नोकीले साए निकल रहे थे। अचानक इसे कुछ होता है और वो जान बचाने के लिए पास ही पानी के एक तालाब में कूद जाती है। अब एडवर्ड के डैड टाउन के सभी लोगों को सेफ्टी के लिए चर्च के अंदर भेज रहे थे, जबकि दूसरी तरफ जून अकेले में एडवर्ड की मोम से बातें कर रहा था। वो यहाँ इन्हें अपने माजी का एक राज बताता है कि मैं क्यों उन कबीले वालों को इतने सालों से ढूंढ रहा था।
वो बताता है कि माजी में कुछ साल पहले मेरी वाइफ और बेटी उसी कबीले के पास से गुजर रहे थे जहां कबीले वालों ने हमारी जमीनों पर काला जादू करके इन्हें शराब दे दिया था। बाद में कबीले के लोगों ने आकर मुझे बताया भी था कि हमारा शराब पूरा हो गया है और अब तुम्हारी वाइफ और बेटी इस दुनिया में नहीं रहे। यही वजह है कि मैं उन कबीले वालों को ढूंढ रहा हूँ ताकि इन्हें हमेशा के लिए रोक सकूं। ये पुरानी बात सुनकर एडवर्ड की मोम काफी हैरान होती हैं और डर भी जाती हैं। उसी बीच उनका हसबीनेट यानी टाउन का हेड वहां आ जाता है और वो जून को ऐसी पुरानी बातें बताने से मना करता है क्योंकि इसकी वाइफ पहले ही अपने गायब हुए बेटे एडवर्ड को लेकर बहुत परेशान थी जो अभी तक कहीं नहीं मिला था। रात के वक्त जून चर्च के एक कमरे में बैठा था कि अचानक इसकी आंख लग जाती है। इसके सामने सपन में वो जख्मी लड़की आती है जिसके पीछे बड़े बड़े टेंटिकल्स निकल चुके थे और अब वो भी पूरी तरह एक क्रीचर बन चुकी थी। जून की अचानक आंख खुल जाती है और वो काफी डरा हुआ था क्योंकि इसके बिल्कुल सामने हकीकत में वो खतरनाक क्रीचर आ चुका था। जून डरकर उसे अपनी गिन दिखाता है लेकिन वो क्रीचर रुकता नहीं है बल्कि हमला करने के लिए जून की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। लेकिन उससे पहले कि वो क्रीचर जून को नुकसान पहुंचाता, जून इस क्रीचर को अपने बनाए हुए एक बड़े लोहे के जाल यानी ट्रैप में फंसाने में कामयाब हो जाता है और इसकी लाश को उठाकर सीधा एडवर्ड के डेड के पास ले आता है। वहां सबके सामने जब इस क्रीचर का पीठ फटता है तो इसके अंदर से वही जख्मी लड़की बाहर निकलती है जो अपने घर से गायब हुई थी। ये वही लड़की थी जो पहले एडवर्ड के सामने आई थी और फिर अपने घर से भाग गई थी लेकिन अब वो पूरी तरह एक खतरनाक क्रीचर में बदल चुकी थी। यहाँ इस लड़की के डैड भी मौजूद थे जो अपनी बेटी की ऐसी हौलनाक हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं और रोने लगते हैं, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रखते हैं और अपनी बेटी को इस अजाब से आजाद करने के लिए खुद ही उसे गोली मार देते हैं। ये सब देखकर एडवर्ड के मोम और डैड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो एक कोने में छपने लगते हैं। वो उनके पास जाता है और गुस्से में कहता है कि मुझे ये सब कबीले वालों का दिया हुआ कोई काला जादू और शराब लग रहा है। मुझे सच बताओ कि तुमने माजी में इस कबीले वालों के साथ किया था। इस पर एडवर्ड के डैड डर के मारे सारी सच्चाई बता देते हैं कि कैसे इन्होंने कबीले की हेड को उसी सिल्वर जबड़े से काटकर जिंदा ही दफन कर दिया था। ये सुनकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से अब इस पूरे टाउन के मासूम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इस जादूगर औरत ने मरते मरते पूरे ही टाउन को शराब दे दिया था। तुमने इससे कोई माफी नहीं मांगी और उसे तड़पने के लिए जिंदा ही दफन कर दिया। मरते मरते वो जो मंत्र बोल रही थी दरअसल वो एक खौफनाक शराब था जो तुम्हारे बेटे एडवर्ड से ही शुरू हुआ है। तुम्हारा बेटा भी अब एक क्रीचर बन गया होगा और न जाने अब वो किस हाल में होगा। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि इसने टाउन में जिस जिस इंसान को काटा है वो सभी इंसान अब एक एक करके क्रीचर बनते चले जाएंगे और अब पता नहीं टाउन के कितने और लोग क्रीचर्स बन चुके होंगे। ये सुनकर एडवर्ड के डैड को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उन सभी क्रीचर्स को अपने हाथों से मारने का पक्का फैसला कर लेते हैं। वो टाउन के कुछ लोगों को साथ लेते हैं और हथियार उठाकर सीधा घने जंगल की तरफ निकल जाते हैं ताकि इन क्रीचर्स को ढूंढकर खत्म कर सकें। दूसरी तरफ जून एडवर्ड की बहन के पास आता है और इससे इस दिन के बारे में पूछने लगता है जब वो और एडवर्ड टाउन के बाकी बच्चों के साथ खेल रहे थे। तब वो लड़की एक बहुत बड़ा राज बताती है। वो लड़की बताती है कि एडवर्ड के उसी दोस्त ने बाद में वो जादुई सिल्वर जबड़ा चर्च के अंदर ही कहीं छुपा दिया था। ये सुनते ही जून फौरन चर्च में आता है और वहाँ ढूंढकर इस सिल्वर जबड़े को हासिल कर लेता है। इस मनहूस जबड़े को देखते ही जून सारी बात समझ जाता है कि टाउन वालों को इस जादूगर औरत ने जो शराब दिया था इसका असल राज क्या है। इस शराब के मुताबिक जो भी इंसान इस सिल्वर जबड़े को अपने दांतों में लगाकर किसी दूसरे इंसान को काटेगा तो वो इंसान एक खूंखार वलफ यानी भेड़िया क्रीचर बन जाएगा और फिर वो आगे जिसको काटेगा ये शराब पूरे टाउन में फैलता चला जाएगा। लेकिन जून को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि इस खतरनाक शराब को मिटाने का बस एक ही तरीका है और वो तरीका भी उसी सिल्वर जबड़े के अंदर ही छुपा हुआ है। इधर घर पर जब उनकी नौकरानी बाहर तार से कपड़े लेने के लिए आती है वो वलफ क्रीचर अचानक अंधेरे से बाहर आता है और इस नौकरानी पर वशियाना हमला करके उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। लेकिन वो नौकरानी डर के मारे टाउन के बाकी लोगों से ये बात छुपा कर रखती है कि इसे क्रीचर ने काट लिया है, क्योंकि वो जानती थी कि सबको पता चलने पर लोग उसे मार डालेंगे। यहाँ दूसरी तरफ जून इस सिल्वर जबड़े को तेज आग में पिघलाकर इसकी सिल्वर गोलियां यानी चांदी की बलटस बना लेता है, क्योंकि वो अपनी रिसर्च से जान चुका था कि वो वलफ क्रीचर्स चांदी यानी सिल्वर से बहुत दूर भागते हैं और सिल्वर की गोली ही उनका खात्मा कर सकती है। रात होते ही एडवर्ड के डैड और उनके साथी जंगल से वापस आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें जंगल में कोई भी क्रीचर नहीं मिला था। अब जून खतरे को देखते हुए उनके घर के चारों तरफ जलती हुई मशलें लगा देता है ताकि क्रीचर्स रोशनी देखकर दूर रहें। वो खुद एक गिन लेकर घर की छत पर पहरा देने के लिए बैठ जाता है। तभी छत पर जून की नजर वहां सूखने के लिए लटके हुए कपड़ों पर जाती है जिन पर ताज़ा खून लगा हुआ था। वो इस खून के बारे में पूछने के लिए नीचे एडवर्ड के डैड के पास आता है, लेकिन उसी बीच घर की लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। अचानक एडवर्ड के डैड को नौकरानी के कमरे से कुछ अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं।
वो अपनी गिन लोड करते हैं और दबाव पाँव इसके कमरे की तरफ बढ़ते हैं। शुरू में कमरे के अंदर इन्हें कोई भी नजर नहीं आता। वो नौकरानी क्रीचर बनते ही एडवर्ड के डैड पर जानलेवा हमला कर देती है। इस खतरनाक लड़ाई के बीच एडवर्ड के डैड के हाथ से एक जलती हुई मोमबत्ती नीचे गिर जाती है, जिससे पूरे कमरे में तेजी से आग लग जाती है। पर खुशकिस्मती से एडवर्ड के डैड के पास गिन मौजूद थी। वो फौरन निशाना साधते हैं और इस नौकरानी क्रीचर को गोली मारकर वहीं ढेर कर देते हैं। गोली चलने की आवाज सुनकर जून भागता हुआ वहां आता है, लेकिन आग और धुएं की वजह से इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जून जब किसी तरह नीचे आता है तो एडवर्ड की मोम रोते हुए उसे बताती हैं कि एडवर्ड के डैड अभी अभी अकेले ही दोबारा जंगल की तरफ गए हैं, प्लीज इन्हें ढूंढ कर लाएं। जून खुद एडवर्ड के डैड को ढूंढने के लिए अकेला जंगल में निकल जाता है। जंगल में एक जगह पर जून को एडवर्ड के डैड मिल जाते हैं। इन्होंने अपने हाथ में एक जलती हुई शाल पकड़ी हुई थी, क्योंकि वो खुद को आग लगाने जा रहे थे। असल में जब वो घर में इस नौकरानी क्रीचर से लड़ रहे थे तो उसके काटने की वजह से वो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। जून इन्हें ऐसा करने से बहुत मना करता है, पर वो अपने बेटे और टाउन की खातिर अपने ही हाथों खुद को आग लगा लेते हैं। इधर घर में एडवर्ड की मोम के सामने अचानक एक और खतरनाक क्रीचर आ जाता है। वो बुरी तरह डर जाती हैं और इस क्रीचर से छुपते छुपाते किसी तरह अपनी बेटी को लेकर एक कमरे में बंद हो जाती हैं। फिर मौका मिलते ही वो दोनों इस कमरे से बाहर भागती हैं तो रास्ते में इन्हें जून मिल जाता है। जून इन दोनों को अपने साथ लेकर जल्दी से चर्च की तरफ जाने लगता है, पर उसी बीच एक वल्फ क्रीचर उनके पीछे पड़ जाता है। जून अपनी गिन निकालता है और जैसे ही इस क्रीचर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो क्रीचर सिल्वर की गोली देखकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। इसके बाद ये तीनों भी भागकर चर्च के अंदर आ जाते हैं, जहां टाउन के बाकी लोग पहले से मौजूद थे। चर्च के अंदर आकर टाउन का एक आदमी जून पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि जून, अभी तक तुम जिंदा कैसे हो? तुम भी तो बाहर इस क्रीचर से लड़ते लड़ते कई बार जख्मी हुए हो। इसका मतलब है कि तुम भी इन्फेक्टेड हो चुके हो और जल्द ही मरने के बाद एक क्रीचर बनने वाले हो। इस पर जून सबके सामने कहता है कि भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी तक इसलिए बचा हुआ हूँ क्योंकि मेरे पास ये सिल्वर की गोलियां हैं, जिनसे ये वल्फ क्रीचर्स बहुत ज्यादा डरते हैं और दूर भागते हैं। और हाँ, अब हमें किसी भी तरह सुबह होने तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सुबह होते ही आर्मी हमारी मदद के लिए यहाँ पहुँच जाएगी। उसी दौरान चर्च के बड़े दरवाजे पर किसी के जोर जोर से हाथ मारने की आवाज आती है, लेकिन जब एडवर्ड की मोम गौर से देखती हैं तो इन्हें पता चलता है कि बाहर खड़ा वो क्रीचर कोई और नहीं बल्कि उनका अपना गायब हुआ बेटा एडवर्ड है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती हैं, क्योंकि आखिर वो उसकी माँ थी। चर्च का दरवाजा खोल देती हैं। दरवाजा खुलते ही वो क्रीचर यानी एडवर्ड गुस्से में अंदर दाखिल होता है और चर्च के मासूम लोगों पर वशियाना हमला करके इन्हें मारने लगता है। जून ये देखकर फौरन अपनी गिन लोड करता है ताकि इस क्रीचर को गोली मार सके, लेकिन तभी एडवर्ड की मोम इस क्रीचर के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं ताकि अपने बेटे की जान बचा सकें। वो अपने बेटे एडवर्ड को बार बार आवाज लगाने लगती हैं ताकि वो होश में आ जाए। हालांकि जून इन्हें वहां से हटने के लिए बहुत चलाता है, पर वो एक नहीं सुनते और वहीं खड़ी रहती हैं। तभी वो क्रीचर एकदम आगे बढ़ता है और अपनी ही मां पर हमला करके इन्हें बुरी तरह काट लेता है। ये हौलनाक मंजर देखकर जून मजबूर हो जाता है और वो एडवर्ड पर सिल्वर गोली चला देता है। वो सिल्वर गोली एडवर्ड की मोम को चैरती हुई आर पार निकल जाती है और पीछे खड़े इस क्रीचर यानी एडवर्ड को भी जा लगती है। चांदी की गोली लगते ही वो क्रीचर मरता नहीं है, बल्कि इसके ऊपर से वो काला जादू और शराब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और वो क्रीचर दोबारा अपने असल इंसानी रूप में वापस आ जाता है। असल में मूवी की शुरुआत में जिस आर्मी जवान को सिल्वर की गोली लगी थी वो कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड ही था, जो इस वाकये के बाद बड़ा होकर आर्मी में शामिल हो गया था। एडवर्ड के बिल्कुल ठीक होते ही इस पूरे टाउन से वो जादुई शराब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब जून का मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए वो इस टाउन को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जाने लगता है। पर यहाँ से जाते जाते एडवर्ड की बहन जून को यादगार के तौर पर वो बाकी बची हुई 3 सिल्वर गोलियां भी दे देती है, जिन्हें लेकर जून वहां से निकल जाता है। और उसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाता है।